Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश दीक्षित जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद हैं और हमारे साथी दुर्गा शरण दुबे मौजूद हैं और हमारे पास बैठे हेमंत सिकरवार मौजूद हैं। उनसे आज राजस्थान की 25 सीटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद हैं हेमंत सिकरवार, उनसे बात करेंगे। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हो चुका है और क्या स्थिति है कि अब की बार बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पा रही। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और सेकंड चरण में 13 लोकसभा सीटों में चुनाव हुआ है। पहले ही जब चरण में चुनाव हुआ था राजस्थान में, तो कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार जो बीजेपी का है, जो बीजेपी ने एक नारा दिया था कि राजस्थान में 25 और 0 का आंकड़ा रखेंगे, और उनका ये आंकड़ा फेल होता दिखता है। क्योंकि कांग्रेस नहीं, कुछ सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि युवाओं ने 2-3 युवा राजस्थान में वर्ग के सामने आए, उन्होंने पूरे राजस्थान का गर्द बिगाड़ के रख दिया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ही सबसे ज्यादा नारा था कि 25 और 0 का नारा रहेगा इस बार राजस्थान में, और हैट्रिक लगाएगी। जो हैट्रिक का नारा है उनका फेल है। पहले मतदान में जो चुनाव हुए थे, उनका जो मतदान प्रतिशत रहा था वो बहुत कम रहा था, लेकिन जब सेकंड चरण में मतदान हुआ तो चुनाव का मतदान प्रतिशत बढ़ा। अब मतदान प्रतिशत बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? अब उस बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? अब पब्लिक का भी हुआ तो वो दोनों तरफ से है। इसको कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है और बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। बात करें हम एक निर्दलीय विधायक की बात करें, जैसे बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी जी, उन्होंने बिल्कुल गर्द बिगाड़ दिया बीजेपी का। भाई उन्होंने टिकट मांगा था, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए। आज वो एक युवा हैं और जिस तरह वहां पर ठाकुरों का बाहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है बाड़मेर, और वहां पर मुसलमान भी हैं, तो यदि कयास लगाओ, यदि मुसलमान थोड़ा सा भी लहर करते हुए कांग्रेस में जाते हैं, उधर जाते हैं, तो उधर जीतने की संभावना है। अगर वही मुसलमान रविंद्र सिंह भाटी की तरफ झुकते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी निसंकोच अपना परचम लहरा सकते हैं। इसी तरह बांसवाड़ा सीट है। बांसवाड़ा सीट से एक युवा हैं अपने राजकुमार रौत जी, उनका भी बहुत अच्छा वहां वर्चस्व देखने को मिला है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद मान के जो चूरू की सीट है, सीकर है, झुंझुनू है, ये 7-8 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कंटेस्ट अवस्था में दिखाई दे रही है। नहीं, करौली, धौलपुर है और भरतपुर है, जैसे दौसा है, अपनी टोंक सवाई माधोपुर है, और बात करें तो जोधपुर है, जयपुर की सीट है। इन सीटों पर क्या है, सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत की है। अगर इन सीटों पर कांग्रेस जीतती है तो सचिन पायलट का राष्ट्रीय संगठन में कद बढ़ सकता है, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, मैंने अभी जो सीटें बताई थी लोकसभा सीटें, वहां पर सिर्फ युवाओं ने गर्त बिगाड़ा था। अब बात करें हम सचिन पायलट जी की, तो वो तो एक अनुभवी एक नेता हैं। उनका पहले से ही एक राज्य की राजनीति हो चाहे राष्ट्र की राजनीति हो, तो उनका दखलंदाजी बहुत रहती है, उनका कद बहुत बड़ा है। अब मान के चलो ये भरतपुर सीट है, धौलपुर करौली सीट है, जयपुर की सीट है, जहाँ जिन्होंने प्रचार किया है लोकसभा सीट के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए साथ जो रहे हैं, वहां से भी पूरा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में। हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस जीत रही है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। यदि उन सीटों से कांग्रेस जीतती है तो ये निसंकोच है कि राजस्थान की राजनीति में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस के जो दिग्गज माने जाते हैं, राजेश पायलट जी के सुपुत्र हैं जो सचिन पायलट जी, उनका कद अवश्य बढ़ेगा और उनकी दखल बहुत रहेगी। नहीं, राजस्थान में अभी जो मतदान हुआ है ना,
तो उसमें क्या है, उत्साह लोगों में देखने को नहीं मिला। स्वर्ण वर्ग का जो वोटर था वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। और जो मोदी जी का 400 पार का नारा था ना, जी। तो कुछ संगठन के पदाधिकारी थे और बीजेपी के नेता थे, उस वोट बैंक को मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पाए। इसका इस चुनाव में काफी जगह देखने को ऐसा मिला है। इसका तो सिर्फ एक ही कारण है सर, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अब की बार जो चुनाव हुआ है उसको जातिवादता की प्राथमिकता सबसे ज्यादा दी गई है। आप करौली धौलपुर की बात करें तो करौली धौलपुर पर आप समझते एससी सीट है यहाँ पर, तो उसी कास्टिज्म के ऊपर जितना था लोग पहुंचा सके, ले जा सके, उनको ले जा सके, लेकिन उनमें चाहे श्रम वर्ग जो भी हो, उच्चतम वर्ग, वो नहीं पहुंचा सके। हो सकता है कि जो उनके प्रत्याशी हो उस समाज तक नहीं पहुंच पाए हों, इसलिए नहीं पहुंच पाए। 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं राजस्थान के, तो राजस्थान दोनों चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद जो पब्लिक रिव्यू आ रहा है, पब्लिक रिव्यू कहो और सट्टे बाजार भी फल फूल रहे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 7 से और 10 सीटों के बीच में राजस्थान में कांग्रेस अपना स्थान बना सकती है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश दीक्षित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजस्थान में मतदान संपन्न हो चुका है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं और कांग्रेस की जो पिच है उस पर इस समय आप देख रहे हो जो हालात हैं वो बीजेपी खेल रही है। तो क्या हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? देश के वर्ष 24 के जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, ये एक नया दिशा को अर्जित कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये चुनाव जो है खाली एक व्यक्ति के ऊपर सिमट के रह गया और वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसने क्या कहते 400 का नारा पहले ही दे दिया था, तो वो 400 के नारे में अभी पूरे तो हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए बौखलाहट में वो ये चुनाव का आगे तो उनके हाथ से निकल रहा है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो कांग्रेस का जो और अन्य दलों का जो कचरा इकट्ठा किया था, वो लोग जो है जो बीजेपी का जो परंपरागत वोट जो था वो साइलेंट रहा, उसने मेहनत नहीं की, इसलिए मतदान कम हुआ। और मतदान का कारण यह है कि जनरल कास्ट का जो वोट है वो मतदान केंद्र तक कम पहुंचा, और जो जाति आधार पर जो वोटर है और जाति आधार पर जिन कैंडिडेटों को पार्टियों ने अपने बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, वो उस हिसाब से उन्होंने वोटिंग की है। तो इसलिए जो धौलपुर और करौली जो सीट का जो सबसे 25 सीटों पर सबसे कम मतदान इस सीट पे हुआ, करौली धौलपुर सीट पे 49.29% का 25। तो ये चुनाव राजस्थान का सबसे पहले चरणों में हुआ है। 25 सीटों का 12 और 13 में मतदान कम होने के कारण भी लोगों ने बता दिए और सर्वे आ रहे हैं निकल के, मतदान करने कम का होने का कारण यह है कि जो बीजेपी का परंपरागत जो वोट है, जो कैडर वोट है, उसने काम नहीं किया है। और उन्होंने इसलिए काम नहीं किया कि उन्होंने उनको पूछा नहीं, उनको साइडलाइन में दे दिया। जो इस बीजेपी ने जो कचरा भरा है, जो हर व्यक्ति को कागज अपने दल को गंदे लोगों को कागज अपने पार्टी में मिला लिया है, वो तो वो निष्क्रिय हो गया कि अब ये लोग ही आगे तो हमारी कौन पूछ, हम जो वर्षों से काम कर रहे हैं। दूसरे इसका एक भी सबसे जो सर्वे निकल हमारे पास जो रिपोर्ट है, आरएसएस के लोगों ने भी इस चुनाव में काम नहीं किया है। आरएसएस के लोगों के ऊपर से ये मैसेज था कि अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो हमारा भी वही असर होगा जो आगे बड़े नेताओं का होके आया है। इसलिए आरएसएस ने भी साइलेंट पिक्चर सामने रखे और उन्होंने ये कहा कि इस मतदान में भाग कम लिया है। रहा इसका सवाल मुख्यमंत्री हमारे भरतपुर जिले के हैं, संभाग के, भरतपुर संभाग के, अलवर से लेके अलवर सीट भरतपुर संभाग में नहीं है, भरतपुर और धौलपुर और सवाई माधोपुर टोंक सीटें उनके संभाग के होने के नाते उनके हाथ से निकल रही है बीजेपी की। इस तरह की जो सर्वे आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी का क्या कहते हैं जो है पैसे जो पश्चिम फैलाया था सारी 25 सीटों का 25 सीटें बीजेपी साल चुनाव में नहीं जीत रही है। और लोग अनुमान है, सट्टा बाजार का भी अनुमान है
लोगों का अनुमान भी है, लोग अब तो सर्वे हो गया पूरा, कि कम से कम 8-10 सीटें बीजेपी इस समय राजस्थान में लूज करने जा रही है। अब परिणाम कुछ भी हो, ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। राजपूत जो वोटर है वो करीब 8 से 10% है और पश्चिमी राजस्थान में अभी काफी नाराजगी देखने को मिली है। तो राजपूत वोट किस तरफ गया होगा? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ये सवाल इस समय देश के अंदर चल रहा है पूरी तरह से। और सिर्फ तो रूपाला जो गुजरात का एमपी है और जो वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्री है, उसने राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ी घटिया शब्द कह दिया कि उससे राजपूतों में विद्रोह है। और आज की तारीख में विद्रोह पूरे देश के अंदर राजपूतों ने ये फैसला कर लिया कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे। हमारा पूरा का पूरा समाज का आगे इन्होंने डैमेज कर दिया है। तो इसी स्थिति से राजपूत कहीं भी, अब गुजरात में भी राजपूत है, वहाँ आंदोलन कर रहा है, यूपी में भी राजपूत है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, पूरी सीटें यूपी में भी नहीं आ रही है। राजस्थान में भी जो सीटें राजपूतों के जो क्षेत्र उनमें डैमेज हो रही है, बीजेपी का तो उनको वोट नहीं मिला। उधर जाट पहले से ही नाराज है, भाई जाट पहले से ही नाराज है, राजपूतों का ये सब ये आगे का आगे था जो सगुफा। तो इस इन कारण में से जाति आधार पर जो वोटिंग हुआ है, जाति आधार पर जो सीटें फंस रही हैं, उनमें लग रहा है कि ये कम से कम 8-10 सीटें तो बीजेपी लूज करेगी और कांग्रेस सीटें आ रही हैं, ऐसा लोगों का अनुमान है। नहीं, आपने अभी जाट समाज की बात कही थी कि आरक्षण को लेकर के उन्होंने गंगा जल की सौगंध खाई है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो करीब 14% जाट वोटर है। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ है। देखिए, राजस्थान में बीजेपी का नुकसान तो उसी दिन हो गया था जिस जाट नेता वसुंधरा राजे को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने साइडलाइन कर दिया था। उस समय से जाट नारा चल रहा है कि हम इसको सबक सिखाएंगे और एक वन मैन शो हो रहा है, पार्टी का कहीं नाम नहीं आ रहा है। बीजेपी में बस एक नरेंद्र मोदी की सारी गारंटियां चल रही है, 500-400 के आगे चल रहा है। तो ये ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया है। 10 साल का जो पीरियड बीजेपी का निकला था उसमें लोग भयभीत हो गए, बोलते नहीं थे कि चलो आगे दिखें। लेकिन अब इनकी जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी के लीडरों की जुमलेबाजी और झूठ फरेब सामने आ गए। इन्होंने जनता के लिए कोई विजन नहीं दिया आज तक। दूसरी तरफ इंडियन अलायंस के जो लोग लीडर हैं वो रोजगार और महंगाई के ऊपर और आरक्षण के ऊपर कि ये सरकार अब की आ जाएगी तो संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी, इसलिए लोगों में ये भय पैदा है। इसलिए इस वोटिंग कंपल्सन कम हो रहा है और देश के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जा रही है कागज। राजस्थान में मीणा हम क्षेत्र में हम जहाँ जहाँ गए देखा हमने कि उनमें नाराजगी थी रूहीलाल मीणा जी को लेकर के। उनको यानी कि डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर नहीं बनाया और एक छोटा उनको डिपार्टमेंट दे दिया। काफी नाराजगी हमने देखा। तो करीब पूर्वी राजस्थान में अधिक है मीणा और गुर्जर 13% है। तो ये अगर नाराजगी को देखते हुए ये दोनों समाजों का जो वोट बैंक है वो किस ओर गया होगा? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के अंदर मीणा समाज का बहुत कद्दावर नेता है और नेतागिरी करते करते, विरोध करते करते बुढ़ा हो गया। आज उसको बाबा कहने लगे कागज। उसको खौफ थी जब वसुंधरा जी से उनका कागज जो है 36 का आंकड़ा था, घनश्याम तिवारी और किरोड़ीलाल मीणा का, तो उन्होंने परेशान होकर बीजेपी में छोड़ दिया। फिर दोबारा उनको बीजेपी में लिया, पार्टी ने लिया। तो उस लिए कागज उनको एक खौफ थी कि अब की सरकार बनेगी तो हमको अच्छा चांस मिलेगा, अच्छा विभाग मिलेगा, हो सकता है कि हम मुख्यमंत्री भी बन जाएं। लेकिन बीजेपी ने उनको कागज धोखे में रखा और आज वो इसी वजह से न तो उनको अच्छा कोई विभाग है, न उनके पास में कोई अच्छा कैडर का कागज। उनकी आकांक्षा थी कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे राजस्थान में पहली बार मीणा समाज का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उन्होंने कागज क्या किया कि निष्क्रिय होकर अब सरकार के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। वो व्यक्ति कर्मठ कार्यकर्ता है, बीजेपी का भी है, अपने समाज का भी है। तो इसलिए ये मीणा समाज का में जो विद्रोह था, मीणा समाज ने वोटिंग कम किया है। दूसरी तरफ गुर्जर समाज का आगे जो है सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं। भाई दोनों नेता वो अपने अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान के धुरी हैं। अशोक बच्चे के चुनाव में जीतने में फंस गए। सचिन पायलट ने जो चुनाव में मेहनत की है, उसने कोशिश की है कि गुर्जर और मैना को इकट्ठा करके हम चुनाव लड़ें
और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। ये हमारे ऊपर हम इस तरह की हमारी सोच है और सामने भी आ रहा है और रिपोर्ट में भी आ रही है कि जैसे अब आप देखिए, आप टोंक सवाई माधोपुर में दोनों जातियों ने कहा कि शिवलाल मीणा ने अपने 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 पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम किया, सचिन पायलट अपने कैंडिडेट के लिए काम किया। हो सकता है कि टोंक सवाई माधोपुर सीट लूज कर जाए और कांग्रेस भाई उससे भाई ये दौसा भी है और दौसा की सीट तो प्रतिष्ठा की बन गई है। शिवलाल मीणा के कन्हैया लाल उनका कैंडिडेट है, शुरू से उनके संबंध है। मुरारीलाल मीणा कांग्रेस का है। तो इसी स्थिति में बड़ा कश्मकश चुनाव है और किसी की गारंटी नहीं है कौन जीते कौन हारे, क्या कहते हैं। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम जो है 8-10 सीटें तो बीजेपी लूज करेगी और कांग्रेस अलायंस बनेगी। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एससी जो मतदाता है वो करीब 23% है और अपना एसटी का 15% है। मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करें तो करीब 7% है। तो ये जो वोटर है वो ज्यादा किसकी ओर गया होगा? देखिए, जो एससी वोट है 2 जगह बट गया। ज्यादा मेजोरिटी में कांग्रेस के साथ गया क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हमेशा रहा है। इस संभाग में जाटव समाज का जो वोट बैंक है वो भरतपुर संभाग में हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। तो हमारा अनुमान लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जाटव समाज ज्यादा गया है। माइनॉरिटी भी ज्यादा उसके कांग्रेस में गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था करौली का था और करौली में वो प्रधान बताते हैं, प्रधान भी रह चुकी है और वहाँ के महारानी मतलब महाराष्ट्र का कागज प्रत्याशी है वो। तो वहां से भी वोटिंग कम हुआ है धौलपुर के मुकाबले, तो करौली में भी वोटिंग कम हुआ है। तो वो जीत कहाँ से जाएगी जब क्या कहते हैं जो उसका बताओ अपने क्षेत्र में अगर वोटिंग कम हुआ है और धौलपुर जिले में वोटिंग ज्यादा हुआ है, करौली क्षेत्र में जिले में कम हुआ है। और भजन लाल का कहते पहले से उसका एक छवि है, यहाँ धौलपुर में प्रभारी रहा है अपने मंत्रिमंडल काल में। अशोक गहलोत ने उनको प्रभारी बनाया, उसकी पहचान है, अपने समाज के में भी पकड़ है। तो ये अनुमान तो करीब कोई सीट पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतने की संभावना। दीक्षित जी, अंतिम सवाल है, जैसे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन चुनावों में काफी मेहनत की है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। अब भजनलाल जाटव को उन्होंने जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने ही उनको विधायक बनाया, चुनाव सचिन पायलट ने लड़ा, ठीक है। और करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भजनलाल जाटव खड़े हुए हैं। उधर भरतपुर की बात करें तो उनके ही जो महिला प्रत्याशी हैं वो उनका ही कैंडिडेट है। दौसा की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, तो ये करीब 6-7 सीटें हैं। वो अगर ये सीटें कांग्रेस जीतती है तो सचिन पायलट का कद बढ़ेगा। नहीं, आज राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कद तो बढ़ गया क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 ही अब नेता रह गए राजस्थान में। वो अशोक गहलोत अपने बेटे के चुनाव में लगे, उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है। लेकिन सचिन पायलट ने जो मेहनत की है अपने समाज में भी और अपनी लीडरशिप में भी। तो आप भरतपुर से चलिए, भरतपुर में क्या कहते हैं जो है जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है नई युवा लड़की है और उसको जाटों ने समर्थन दिया है। उनका मैसेज था कि जाट और जाटव भाई भाई। अब जाटव उन्हीं की प्रत्याशी है, इसलिए उसके जीतने की संभावना बहुत है। और वो भरतपुर में है और भरतपुर संभाग का मुख्यमंत्री है। अब आ जाइए धौलपुर में भी कहा कहता है जो है कि इस स्थिति में है कि जो है करौली कैंडिडेट को कम वोट मिला है, धौलपुर में ज्यादा मिला है। यहाँ 3 सीटें धौलपुर जिले में कांग्रेस की हैं। हालांकि कितना काम किया है कितना काम नहीं किया है, लेकिन सामने दिख रहा है कि 3 सीट कांग्रेस की, उसका असर तो है। अच्छा, अब आ जाइए सवाई माधोपुर में, भरतपुर संभाग में, तो उसमें टोंक सीट में भी तो उन्होंने मीणा समाज ने और गुर्जर समाज ने मिलके कहा कहते हैं जो है चुनाव लड़ा है कांग्रेस के प्रत्याशी के उसमें, और हो सकता है कि वो सीट निकल जाए। बाकी आगे जटवारे की और मतलब ठाकुर लोभी की कहा कहते राजपूत लोभी के उधर सीटें हैं। संभावना यही है कि ज्यादा सीटें वहां निकल रही है। कोटा की सीट भी फंसी हुई है। कोटा में ओम बिरला का कहते हैं जो है और प्रहलाद गुंजन का है। प्रहलाद गुंजन जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है और पहले उसमें बीजेपी में था, काफी संघर्षशील किया है, जनता के साथ में जुड़ के रह रहा है
वो अगर कांग्रेस बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो वो कांग्रेस ने उसको प्रत्याशी बना दिया। खाली ओम बिरला तो वहीं तक लोकसभा के स्पीकर तक रह गए, जनता के बीच में आए नहीं, उन्होंने जनता को काम नहीं किया, तो वो सीट भी फंसी हुई है। हो सकता है कि ओम बिरला को भी नेगेटिव पिक्चर। नहीं, ओम बिरला जी का कहना है, अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि बेशक मतदान कम हुआ हो, मतदान 30% गिरा हो, लेकिन बीजेपी 25 सीटें जीत रही है। देखो, बीजेपी वालों पर तो अब विश्वास खत्म हो गया, देश का कागज है। ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इन्होंने अपनी छवि अपने आप ही खराब की है कि ये तो आखिरी मतलब मरकट में भी चले जाएंगे तब भी चिल्लाते रहेंगे कि अब जीत रहे, हम जीत रहे। देश के अंदर दिशा बदल रही है, चुनाव की दिशा बदल रही है, दशा बदल रही है। देश में बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है, इंडिया अलायंस के ऊपर, इंडिया अलायंस उनके बीजेपी को हावी हो गई है। नरेंद्र मोदी बौखला रहा है, उनके पास कोई विजन नहीं है सरकार जनता के लिए। क्या काम किया है तुमने 10 साल में, ये बता रहे हो, बताना पड़ेगा, और आप आगे क्या कर रहे हो ये भी बताना पड़ेगा। उनके पास कोई हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमका जाति आधार पर कहा था ये चुनाव को ले आए हैं, इसलिए देश के अंदर स्थिति खराब है। मोदी ने नारा दिया आपकी बात 400 पार, क्या पूरा हो रहा है क्या? अरे नारा तो मैं 500 दे दूं यार, नारा से क्या लगता है? मांस की जीव चाहने से फटक दो कागज है जो है। वोट तो जनता देती है, देश के अंदर जो हालात है परिणाम तो उससे आता है कागज है। यूपी में भी आप उसको मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया, इन दोनों गुजरातियों ने कहा, वहां भी ज्यादा काम 50 से नीचे सीटें आ रही हैं हमारे पास जो सर्वे है उसके हिसाब से। तो हम तो ये ज्यादा नारा देने से पार्टियां नहीं, सरकार नहीं बनती है, नारा देने से पार्टियां नहीं चलती हैं, काम करने से विजन से कागज है जो सरकारें बनती हैं। काम करोगे जनता से। बेरोजगारी और महंगाई से जनता इतनी त्रस्त है कि इसका तोड़ नहीं है। और दूसरे, राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है संविधान बदलने का कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण जितने भी रिजर्व जातियों के जो लोग हैं उनके अंदर भय पैदा हो गया कि अगर जी आ गया 400 पार में आ गया तो ये हमारा संविधान बदल देगा, हमको खत्म कर देगा। इसलिए नेगेटिव मतदान हो रहा है। अगर दक्षिण में इनके पास है नहीं कुछ, और उत्तर भारत में ये सामने पिक्चर आ रही है, इसलिए कहा गया था। हमें तो लगता नहीं है कि राजस्थान में पूरी सीटें आ जाए और देश के अंदर 400 से पार 280 आ जाए, हमारा तो ये विचार है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद है, उनसे बात करें। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हो चुका है, बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है और कांग्रेस कितनी सीटें? बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 सीट ला सकती है और 8 से और 10 के बीच में कांग्रेस ला सकती है। अब की बार मतदान प्रतिशत कम रहा है, लोगों में उत्साह मोदी लहर या क्यों नहीं देखने को मिली है? मतदान प्रतिशत कम होना, जनता में रुचि नहीं होना है, और जो भाजपा में जो कैडर वोटर है, संघ से जुड़ा हुआ है और कार्यकर्ता है, तो इधर वो देख रहा है कि जैसे मोदी जी का नारा है कि सब कांग्रेस समाप्त करने का, तो भाजपा ही कांग्रेसीकरण हो रहा है भाजपा का, तो उनको निराशा है। और जो कैडर वोटर है उसमें निराशा है कि जो तो कांग्रेसीकरण कर रहे हैं तो इन लोगों का राज हो जाएगा, फिर क्या मतलब रहेगा। तो इसलिए वोटिंग कम हुई है। गर्मी के कारण भी एक है, गर्मी भी विशेष है, इसलिए इसका भी एक कारण है। ब्याह शादियाँ थी, ये भी एक कारण है, लेकिन फिर भी कैडर मतदाता भाजपा का निराश है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि बेशक मतदान कम हुआ है लेकिन बीजेपी 25 की 25 सीट जीतेगी, हैट्रिक, तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। नहीं हो सकती हैट्रिक, तो 25 सीटें नहीं जीतेगी अब की, जो क्या है, लेकिन अधिकांश ज़्यादा सीटों पर तो जीतेगी, कांग्रेस से जो ज़्यादा सीटें आएंगी और कांग्रेस की सीटें भी आएंगी अब। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम मतदान यहाँ हुआ है। इसका लाभ जो का कांग्रेस को मिलेगा। हमारे साथ में दुर्गा शरण दुबे हमारे साथी पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजस्थान की 25 सीटों का विश्लेषण करें अपन तो कांग्रेस के पक्ष में ऐसे कौन कौन से संसदीय क्षेत्र में और बीजेपी के पक्ष में जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर भारत की राजनीति में देखा जाए तो 2024 एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि 2019 में जो इलेक्शंस हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संतृप्त स्तर को प्राप्त कर लिया था, यानी सैचुरेशन लेवल को प्राप्त कर लिया। राजस्थान में 25 में 25,
मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें, दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी सीटें, हरियाणा में पूरी की पूरी सीटें, यानी आप देखिए कि एक गुजरात में पूरी की पूरी सीटें। इस प्रकार उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो अपनी अधिकतम स्थिति थी, उसको प्राप्त कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने एक सैचुरेशन लेवल को प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में क्या स्थितियाँ, उसको रिटेन करना बड़ा कठिन होता है, रिटेन करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब पूरी परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी की बार-बार इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो 2 बार से सत्ता में है। तो सत्ता में तो सबसे ज़्यादा तुलना उसकी की जाएगी उन अधिकतम लेवल से आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस के पास, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो खोने के लिए कुछ नहीं था। वो उसके पास में पिछले 2 चुनावों में लगातार उसके पास में ग्राउंड पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे वो खो सके। उसके पास प्राप्त करने की संभावनाएँ थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, उन क्षेत्रों में भी जहाँ पर उम्मीद कम थी, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी इस इलेक्शंस के। भरतपुर संभाग की तो करौली, धौलपुर संसदीय सीट हुई, भरतपुर हुई, टोंक सवाई माधोपुर हुई, आपके दौसा हुई और चूरू की हुई, तो आपके बाड़मेर है, बाड़मेर जैसलमेर है, तो ये जोधपुर है, जयपुर है, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। तो इन पर क्या कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, बीजेपी का क्या रहेगा? नहीं, ये निश्चित बात है, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हो कि ये जो कुछ सीट्स हैं, वहाँ पे कांग्रेस ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि देखिए इसको इस बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से एक पार्टी लेवल पे चुनाव कम होते हुए देखकर एक फेस ओरिएंटेड, मतलब मोदी की गारंटी इस नाम पर पूरा एक चुनाव लड़ा गया। अब मोदी की गारंटी पे क्या एक फेस आ जाता है, उस फेस पे आने के बाद में उन्होंने 400 पार का नारा भी दिया। अब 400 पार का नारा भी दिया, नारा इसको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो आपका प्रश्न कहा है उससे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 400 पार का नारा उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के लोग हैं तथा अपने जो पार्टी कैडर के लोग हैं, उनको उत्साहित करने के लिए कहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहां कांग्रेस ने अपनी पिच पर भारतीय जनता पार्टी को खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें कांग्रेस ने इस बात को यहां से लपक लिया कि भाई 400 पार ये मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये आरक्षण बदलेंगे, और उन्होंने आरक्षण जो कहीं मुद्दा था ही नहीं, पूरे इलेक्शंस के अंदर, आप राम मंदिर से मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि राम मंदिर के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित थी, राजस्थान में उसकी संभावनाएं थी कि वो 25 में से 25 सीटें निकले और निकल भी सकती थी। उस स्थिति में एकदम ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि आज मोदी साहब बात करते हैं तो आरक्षण पर बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं तो आरक्षण पर बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मेजोरिटी में आती है। तो एक प्रकार से जो पिच का लेवल चेंज हुआ है, तो ये जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है जहां पर मीणा, गुर्जर और ये एक प्रकार से दलित, आदिवासी और एक प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों के अंदर ये संशय पैदा हो गया कि यदि वास्तव में ऐसा यदि संभावना बन जाती है तो उनको खतरा महसूस होने लगा। और ये बात सही है गलत है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस बात का असर जरूर देखने को मिल रहा है इस चुनाव के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में नकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। राजस्थान की बात करें और देश की बात करें तो जैसे मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, राजपूत समाज है, और जो एससी और एसटी के समाज हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इस बार नाराज था, क्योंकि मीणा समाज में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनको वावा कहते हैं, उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की हराम कर दी थी और लगातार धरना प्रदर्शन उनको सरकार को बैकफुट पे ले आए थे। यानी कि और तो उनको कोई अच्छा मंत्रिमंडल में पद ना मिलना, इसका भी बीजेपी को खामियाजा इस बार उठाना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि जो बड़े लीडर किसी जाति समुदाय या कि कोई बड़े लीडर होते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है, उस जाति का समुदाय की भी अपेक्षा होती है कि जो हमारा लीडर है उसको सम्मान मिले, उसको अच्छा पद मिले, ताकि वो हमारी आइडेंटिटी को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। किरोड़ीलाल मीणा साहब के साथ में मीणा समुदाय पर उनका निस्संदेह बहुत अच्छा वर्चस्व है, बहुत अच्छी पकड़ है, लोग उनकी बात मानते भी हैं। लेकिन इस बार का चुनाव शायद उनके लिए अपेक्षित परिणाम देने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक फील्डिंग सजाई है जो सचिन पायलट साहब ने गुर्जर और मीणा को एक प्रकार से लगभग राजस्थान के अंदर गुर्जर और मीणा मिला के 13% 14% के करीब वोटिंग है। इनको कुछ पॉकेट्स के अंदर इनका संकेंद्रीकरण है जहां सेंट्रलाइज है, तो वहां पर पायलट साहब ने इनको बड़ा इकट्ठा किया है और कांग्रेस के पक्ष में इसको लाने की कोशिश की है। वहीं दूसरा वो आरक्षण वाला मुद्दा भी साथ में आता है। तीसरा क्या जातिगत समीकरण और जो एंटी इनकम्बेंसी है जो 10 साल से लगातार जो सरकार के प्रति होती है, ये सारी चीजों ने एक प्रकार से एक ऐसा सम्मिश्रण, एक ऐसी चाशनी तैयार कर दी जो जिसका स्वाद बेस्वाद भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में कांग्रेस कौन कौन सी संसदीय सीटों पर परचम फहरा सकती है, ऐसी कौन सी है
यहाँ जहाँ आगे चल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस का जो कॉन्टेस्ट है या जो अपर एज देती हुई दिख रही है। हालांकि सट्टा बाजार तो नियमित रूप से बदल रहा है। सट्टा बाजार का तो एक प्रकार से एक अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, इसलिए कई दफे उनकी जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो सही भी होते हैं। सट्टा बाजार भी 8 से 10 सीटों के बारे में बोल रहा है कि वो कांग्रेस को मिले। जैसे कौन सी ऐसी जी जी, इसमें कई सीटें हैं, जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र से स्टार्ट करें तो वो झुंझुनू वाली सीट है जहाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखती है। इसके साथ साथ में नागौर वाली हनुमान बेनीवाल वाली जो अलायंस के साथ में सीट है वो भी ठीक-ठीक कंडीशंस में। बाड़मेर वाली जैसलमेर वाली सीट है, वहाँ उम्मीदी राम बेनीवाल जो है वो भी ठीक-ठीक करता प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसवाड़ा के अंदर भी सीट में बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। भरतपुर, धौलपुर में भी देखा जाए तो हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये यहाँ अपर एज है, कम वोटिंग का होना, यहाँ और बहुत सारी जाति का समीकरण और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ अपर एज के अंदर है। सीकर के अंदर अमराराम चौधरी जो अलायंस में लड़े हैं, मार्क्सवादी सीपीआई से थे, अब कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया जरा भी, तो वो उनके लिए बड़ी आसान बातें होगी। अपनी दौसा सीट है जहां मुरारी लाल मीणा अपर एज में दिखते हैं। और इसी तरीके से अगर टोंक सवाई माधोपुर देखा जाए तो वहां भी बहुत बहुत क्लोज फाइट है, वहां बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यदि किसी प्रकार का परिणाम में बदलता है तो वहां भी कांग्रेस। जोधपुर सीट का क्या होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वहाँ मुझे लगता है कि वो उनका जो मैनेजमेंट है उस हिसाब से वो भारी पड़ते हुए लगते हैं मुझे, और वहाँ शायद वो अपर एज ले जाएं। हालांकि राजपूतों का जो एक प्रकार से मिजाज रहा है पश्चिमी राजस्थान, और वैसे काफी नाराज थे। एक रूपाला जो मैटर हुआ था उसके बाद में राजपूतों के अंदर नाराजगी देखी गई थी, और इसके कारण राजपूत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो उसको हमेशा से देता आया वोट। तो यहाँ उसकी नाराजगी वोट ना देने के कारण उदासीन प्रवृत्ति में बदल गई, जिसका कई पॉकेट्स पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मुझे लगता है कि वहां शायद जोधपुर में उनकी स्थिति ठीक है। अपनी जालौर सिरोही सीट का क्या होगा? देखिए, जालौर सिरोही सीट पर सबसे बड़ा ये अशोक गहलोत साहब ने बहुत मेहनत की है, और हालांकि वो पूरी फील्ड में भी घूमे, लेकिन वहां पर इसको मैं कैसे बताऊं, लुम्बाराम चौधरी जमीन से जुड़े हुए आदमी, वहीं के रहने वाले हैं, और वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। जो वैभव गहलोत हैं वो जोधपुर से इधर शिफ्ट होकर आए हैं, तो एक प्रकार से एक बाहरी होने का टैग भी लगा है। एक प्रकार से हाई प्रोफाइल सीट थी, और हाई प्रोफाइल सीट्स और बड़े नेताओं की जो सीट्स होती है उसमें कई साइमल्टेनियसली इस प्रकार के समीकरण बनते हैं। एक दूसरे को दो तरीके की लड़ाई होती है, एक तो बाहर के लोगों से लड़ाई जो अदर पार्टी से होती है, एक अंदरूनी लड़ाई भी होती है, एक जब पार्टी के भीतर भी चल रही होती है तो वहां भी लोग उसको थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि वैभव गहलोत शायद कुछ उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हमारे साथ में धौलपुर जिले के पत्रकार साथी मौजूद थे। बात करें तो हमने विश्लेषण किया है कि राजस्थान में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा रही है। वहीं देखा जाए तो इन चुनावों में मोदी लहर देखने को नहीं मिली है। क्षेत्रीय मुद्दे काफी हावी रहे। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने संविधान बदलने का जो मुद्दा था काफी भुनाया है आपकी चुनावों में, और जो SC ST जिनको आरक्षण मिल रहा था वो कांग्रेस की तरफ अपने मत का प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में 25 सीटों में से कांग्रेस 8 से 10 सीटें पर अपना परचम फहरा सकती है। मोदी का जो नारा था आपकी बार 400 पार, वो भी नारा आपकी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जातिगत मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया है, आरक्षण के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा गया है, और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर के चुनाव लड़ा गया है। राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी लहर इन चुनावों में ज्यादातर देखने को नहीं मिली है। बात करें तो करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र हो, भरतपुर हो, दौसा हो, टोंक सवाई माधोपुर हो, जयपुर हो, बाड़मेर जैसलमेर सीट हो, अपनी नागौर सीट हो, तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। और इस बार कांग्रेस की पिच पर बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक देखते रहिए। राजस्थान की हर खास खबरें आपको राजस्थान तक पर मिलेंगी। देखते रहिए राजस्थान तक।